हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आई गेस ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड बहुत एक्साइटेड भी होंगे। आपके और बहुत सारे अब सीरीज ऑफ लेक्चर्स भी आएंगे एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको हल्का सा उसके बारे में बता भी देता हूं कि आज का टॉपिक क्या है और इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो भी क्या है। देखिए, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच इज डेमोग्राफिक थ्योरीज, जो कि 11.2 यूनिट आता है जब आप बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं। तो आज डेमोग्राफिक थ्योरीज का हल्का सा मैं बताऊंगा कि सोशो कल्चरल थ्योरीज होती हैं कैटेगरी, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल या नेचुरल थ्योरीज। तो आज हम सोशो कल्चरल थ्योरीज ऑफ जो डेमोग्राफी के अंदर आती है थ्योरीज में, उसको लिस्ट करेंगे। और उसमें से स्टार्टिंग की थ्योरी आती है सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी बाय आर्सीन ड्यूमोंट, उसको स्टार्ट करेंगे और फिर समझेंगे बेसिकली कि ये थ्योरीज क्या होती हैं, उनका एनालिसिस। और धीरे धीरे करके आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर भी हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। क्योंकि देखिए, ये नॉट ओनली इन पेपर 1 बट ऑल्सो इन पेपर 2, जब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफी के बारे में इंडिया का पढ़ते हैं पेपर 2 में, वहां पे ये थ्योरीज दोबारा कराई जाती हैं। बट डिटेल में अभी कर लेंगे तो वहां पर बहुत आसानी पड़ जाती है, क्योंकि फिर आप आसानी से इंडियन पॉपुलेशन को इन थ्योरीज के साथ कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू द डेमोग्राफिक थ्योरीज। Demographic theories is a broad topic. क्लियर? ये डेमोग्राफिक थ्योरीज का टॉपिक है। अब जब हम इस टॉपिक को बिगिन कर रहे हैं तो एक चीज प्लीज याद रखिए, इसकी कैटेगराइजेशन है। जब हम डेमोग्राफिक थ्योरीज को एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, पहली बात तो यह है कि यह है यूनिट आपका 11.2। डेमोग्राफिक थ्योरीज को ब्रॉडली, बड़े सेंस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं दो कैटेगराइजेशन में। एक हो गया आपका सोशियो कल्चरल थ्योरीज, दूसरा हम कन्वर्ट कर देते हैं बायोलॉजिकल। अब कई जगहों में बायोलॉजिकल की जगह नेचुरल थ्योरीज भी लिखा होता है, सो वन एंड द सेम, देयर इज नो इशू इन दैट, राइट? अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। हम इन थ्योरीज के अंडर बहुत सारी सब थ्योरीज होती हैं, और उन सब थ्योरीज के अंदर भी काफी और एक्सप्लेनेशंस और डायमेंशंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली है आपका सोशियो कल्चरल थ्योरीज। उसके बाद जब ये सारी थ्योरीज हो जाएंगी, फिर हम पॉसिबली बायोलॉजिकल थ्योरीज या नेचुरल थ्योरीज में जाएंगे, ताकि आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो विद अ गुड पेस एंड ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आल्सो। सो अब देखिए, अगर मैं सोशियो कल्चरल थ्योरीज, प्लीज याद रखिए ये डेमोग्राफी के रिलेशन में है, पॉपुलेशन, इससे रिलेशन में हमें स्टडी करना है, ठीक है? तो बिफोर वी बिगिन, अब एक चीज बताइए, डेमोग्राफिक थ्योरी का नाम तो लिया है, पर अगर मुझे वो पढ़ना होगा तो उससे पहले ये भी तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए ना कि डेमोग्राफी होती क्या है। तो हल्की सी एक दो लाइन डेफिनेशन की लिखते हैं कि डेमोग्राफी क्या है, फिर सोशियो कल्चरल थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी को लिस्ट करेंगे और पहली थ्योरी को बिगिन करेंगे, ठीक है? सो डेमोग्राफी, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझूं विदाउट गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ द टॉपिक, सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल वर्ड्स में लेट अस टेक study of population. You can all note it down. Simple definition.
अगर हल्का सा टेक्निकल चीज लूं, हल्की सी लिटिल बिट ऑफ मोर डायमेंशन ऑफ स्टडी इसका, तो क्या लिख सकता हूं? प्लीज नोट दिस डेफिनेशन डाउन। इसमें लिख सकता हूं, इट इज द स्टडी एनालिसिस एंड मेजरमेंट। तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्टडी पढ़ना, एनालिसिस उसको एनालाइज करना, और मेजरमेंट ऑल्सो, कि कई आपके पास पैरामीटर्स आते हैं जो आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हो, तो उनको स्टडी करने के लिए आपको मेजर भी करना पड़ता है, जैसे फर्टिलिटी वगैरह। तो क्या मैं लिख सकता हूं? स्टडी एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? फर्टिलिटी, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, किस रेट में पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में सब स्टडी करना। मोर्टालिटी, क्या डेथ रेट है, किस रेट में लोग मर रहे हैं, क्या रीजंस वगैरह हैं। क्योंकि अगर मैं फर्टिलिटी को लूं तो उसकी स्टडी करना, उसको मेजर करना, उसको एनालिसिस करना, ये सारी चीजें। सेम गोस फॉर मोर्टालिटी। देन माइग्रेशन। अब याद रखिए, अगर मुझे स्टडी करना है कि कौन मरा है, कौन ज्यादा लोग पैदा हुए हैं, वो तो ठीक है, बट हो सकता है इंडिया से लोग बाहर जा रहे हो, बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हो, तो उससे भी पॉपुलेशन में चेंज होगा। सो माइग्रेशन का एलिमेंट आ जाता है साथ में। सो व्हेन वी आर स्टडिंग डेमोग्राफी में, इट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इट, और उसकी और थोड़ा स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज अ स्टडी, एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन वॉट एवर कंट्री यू आर स्टडी। क्लियर? ये हो गया आपका डेमोग्राफी डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स। अब हल्का सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर मुझे इनको पढ़ने के लिए कोई थ्योरीज हैं तो क्या थी। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, सोशो कल्चरल थ्योरीज एंड बायोलॉजिकल एंड नेचुरल थ्योरीज। तो आज हम करने वाले हैं सोशो कल्चरल थ्योरीज का एक डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद उसकी पहली थ्योरी को कवर करेंगे। तो लेट्स सी। सोशियो-कल्चरल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन? कि हमें सोशल और कल्चरल डायमेंशन से एसोसिएटेड जो सी थ्योरीज हैं वो करनी है। प्लीज याद रखिए, आई एम गिविंग यू अ लिस्ट राइट नाउ। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। देखिए, पहले लिस्ट लिखते हैं, फिर समझाऊंगा कि इसको कैसे समझना है और कैसे यूज करना होता है। फर्स्ट सी द लिस्ट। चलिए, फर्स्ट पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी। सोशल कैपिलैरिटी, अभी नोट कर लीजिए, एक एक करके करेंगे बाद में। बाय आर्सीन ड्यूमोंट। थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी बाय आर्सीन ड्यूमोंट। प्लीज लिख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपकी पहली थ्योरी थी। अब थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी। देखिए, थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी बाय एल ब्रेंतानो। ये दूसरी थ्योरी है जो हम स्टडी करते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट,
नेक्स्ट थर्ड थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑफ रैशनलिज्म एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन। ग्रोथ ऑफ रैशनलिज्म Growth of Rationalism and Fertility Decline Theory by Roderick von Unberg-Sternberg. Roderick von Unberg, इतना नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप अगर शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे इनिशियल्स तो चलेगा, ठीक है ना। एंड स्टेनबर्ग, ये नेक्स्ट थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स by Kingsley Davis. By Kingsley Davis. ये नोट कर लीजिए आप, थ्योरी ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्स बाय किंग्सली डेविस। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग बाय विलियम ऑगबर्न। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग बाय विलियम ऑगबर्न, राइट। नेक्स्ट थ्योरी नंबर 6, थ्योरी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। थ्योरी ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स। राइट, एक ये थ्योरी है, और अगेन एक और थ्योरी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जब करेंगे ना आप लोगों को समझ में आएगा, उसमें तब पता लगता है कि पेरेंट्स जब बच्चा पैदा करना चाहते होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कि क्या कॉस्ट लगेगी, क्या बेनिफिट होगा, वो हम पढ़ते हैं लेविनस्टीन थ्योरी में बाय हार्वी लेविनस्टीन। तो ये जो थ्योरी अब 7वीं नंबर की लिखवा रहा हूं वो उससे डील करती है। So this theory of Harvey Levinstein's theory by Harvey Levinstein. Okay. Now please understand this. आपके सामने ये एक लिस्ट ऑफ थ्योरीज दी गई हैं जो सोशो कल्चरल थ्योरीज में से आ जाती हैं पॉपुलेशन के। अब याद रखिए, हम लोगों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज जो हम पहली थ्योरी पिक कर रहे हैं वो है आपका थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे करके इसको समझे भी और आपको पता लगे कि ये बेसिकली थ्योरीज हैं क्या। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि जब मैं लिस्ट कर लूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका और किस तरीके से पढ़ना होता है। देखिए, जो थ्योरीज होती है ना, हम लोग सोचते हैं कि भाई थ्योरीज हम लोगों ने देखी, पढ़ लिया और एग्जामिनेशन में आया तो रोट लर्निंग करके बस डाल दिया। प्लीज उसको इस तरीके से मत समझिए, आप इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूं। एग्जामिनेशन में सवाल एक तो ये हो गया कि वो पूछ लेंगे कि लेट अस राइट द सोशो कल्चरल थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये थ्योरीज आप लिखेंगे। अगर बहुत ज्यादा नंबर की 20 नंबर की है तो आपको एडजस्ट उस हिसाब से करना पड़ेगा। 10 नंबर का सवाल आया तो अगेन यू जस्ट हैव टू राइट 2 to 3 लाइंस ऑन एवरी थ्योरी। तो दैट इज द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग।
नेक्स्ट चीज आती है कि इंडिविजुअल थ्योरी पूछी जा सकती है। लेट अस से दे कैन आस्क सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी बाय आर्सेन ड्यूमोंट के ऊपर नोट लिखिए, राइट। तो पहला क्या था, डायरेक्टली सोशो कल्चरल थ्योरीज पे सवाल। सेकंड क्या है, पर्टिकुलर थ्योरी। तो देखिए, अगर मैं अप्रोच बताता हूं आपको, देखो पहला क्वेश्चन है कैटेगरी की सोशियो कल्चरल थ्योरीज पे नोट लिख दो। अब ये बहुत सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट होता है थ्योरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब critically examine Arsene Dumont's theory, analyze the theory of surplus production. They can say analyze the uh, views of Karl Marx with respect to population, यानी कि थ्योरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है सवाल जो बड़े ओपन एंडेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन के ऊपर पूछा गया है कि फैक्टर्स जो हैं कौन से इंपैक्ट करते हैं आपकी पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी को। अब ये बड़ा ओपन एंडेड सवाल है, तो हमको लगता है सिंपल 1 2 3 4 पॉइंट कुछ लिख दो और कोरिलेट कर दो। नहीं, उसमें हम लोगों को जो हमने अंडरस्टैंडिंग थ्योरी से करी हुई होती हैं, वो जब हम पॉइंट लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि हमारी पॉपुलेशन या फर्टिलिटी रेट को क्या चीज इंपैक्ट करती है, तो मैं अगर वहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, लेट अस से सोशल स्टेटस, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस अ पर्सन वुड राइट सोशल स्टेटस इंपैक्ट्स फर्टिलिटी एंड XYZ, उससे नहीं नंबर मिलेंगे। सोशल स्टेटस के बाद लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्सेन ड्यूमोंट इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी, ही सेज अ सोशल स्टेटस दैट इज द अपवर्ड मोबिलिटी across a social hierarchy influences the fertility pattern in a population। जब मैं ऐसी चीज लिखूंगा तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और तब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी एप्लीकेशन लिख रहा हूं किसी और आंसर में जहां पे इससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से याद रखिएगा, नेक्स्ट कैटेगरी होता है एक तरीके से आपका एडवांस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब उसमें जरूरत पड़ती है वुड लेवल ऑफ एनालिसिस की, कहां पे आप थ्योरी यूज कर सकते हो। समझ में आया? कहीं उन्होंने, समझ लीजिए, सोशल कैपिलैरिटी का कोई वर्ड ही इस्तेमाल नहीं हो रखा है कहीं, बट उन्होंने क्लास के बेसिस में कोई सवाल पूछा है और पॉपुलेशन से जोड़ा है, तब आपकी कॉमन सेंस लगनी चाहिए कि किस तरीके से हम कौन सी थ्योरी वहां डालेंगे, बाकी आर्ग्यूमेंट्स देंगे, प्रूफ करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? सो वी विल लर्न विद टाइम एज यू डू एंड गो अहेड विद दीज थ्योरीज। फर्स्ट चीज आप ध्यान रखिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी बाय आर्सेन ड्यूमोंट। थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी बाय आर्सेन ड्यूमोंट। अच्छी तरह से अपने दिमाग में इस नाम को बिठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं जो आपको थ्योरी अभी लिखवा रहा हूं, राइटिंग ऑन द बोर्ड ऑल्सो, I'm framing your note or what I'm doing on the board in such a way that possibly if your answer comes, for example, if you have to write an answer or the question comes in the examination, you can write in this proper structure. Clear? So let's begin. The first and the most important thing, what is the postulate? What is the core idea of this particular theory? क्या idea है इसका? देखिए, लिखते हैं यहां पे, please put the heading postulate. अब देखो, इसमें कुछ चीजें हैं जो सिंपली आपको विथ टाइम पता लगेगा जब मैं आगे थ्योरी में जाऊंगा, बट अभी इसको नोट कर लीजिए। इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी,
इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए। मैंने जानकर कोई ग्रामर या इंग्लिश का जार्गन नहीं इस्तेमाल करा है, मैंने सिविलाइज्ड वर्ड जानकर बोला है, जो थिंकर का व्यू है। याद रखिए, सिविलाइज्ड कम्युनिटी उन्होंने बोला है, बाद में समझेंगे क्यों बोला है। इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कैपिलैरिटी, the principle of social capillarity, principle of social capillarity governs the fertility behavior of the people. Fertility behavior of the people. अब देखो फटाफट सबके सब, यहां पे कुछ टर्म्स हैं जो बड़े ही ज्यादा जार्गन्स लगेंगे। अरे भाई कहां से आ गया ये शब्द, है ना? जार्गन्स नहीं है, जैसे जैसे थ्योरी में जाएंगे समझ आता रहेगा। देखिए, यहां पे एक शब्द आया है सिविलाइज्ड, नेक्स्ट शब्द आया है सोशल कैपिलैरिटी, तीसरा आया है फर्टिलिटी बिहेवियर। एक चीज याद रखिए, थोड़ी देर बाद जब मैं थ्योरी के आगे जाऊंगा आपको समझ आएगा कि आर्सीन ड्यूमॉन्ट जब अपनी थ्योरी बताते हैं ना, तो वहां पे वो बोलते हैं कि जो मेरी थ्योरी है, जो आर्सीन ड्यूमॉन्ट बोल रहे हो, मेरी थ्योरी ना हर वर्ग के ऊपर लागू नहीं होती है। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं ना, बारबैरिक सोसाइटीज, सेवेज सोसाइटीज, तो ये होती है ना प्रिमिटिव टाइप ऑफ सोसाइटीज होती हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। तो बोलते हैं कि मेरी थ्योरी ना इन सोसाइटीज पे लागू नहीं होती, मेरी थ्योरी वहां लागू होती है जो सिविलाइज्ड पढ़े लिखे टाइप लोग हैं। यानी कि वो होता है ना, जैसे सूटेड बूटेड वाले ब्रिटिश लोग जो होते थे, ये क्योंकि ये थ्योरी जो आपकी दी गई थी, ये दी गई थी 1890 में। उस टाइम पे देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह बढ़िया पीक था, इंग्लैंड वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत बढ़िया कर रही थी। तो चीज ये है कि वो बोलते हैं कि सिर्फ सिविलाइज्ड या एडवांस सोसाइटीज या कम्युनिटीज जो होती हैं वहां मेरी थ्योरी लागू होती है। दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड द वर्ड इन सिविलाइज्ड, इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी, नॉट अ कम्युनिटी और अ सोसाइटी, ही हैज यूज्ड द वर्ड सिविलाइज्ड। ये हम आगे अभी आपको एक फ्लो बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा। आई विल कम बैक टू दिस अगेन। नेक्स्ट इज सोशल कैपिलैरिटी। देखिए, ये वर्ड एक बायोलॉजिकल टर्म है। आप कभी देखते हैं ना, पेड़ में पानी का ट्रांसलोकेशन होता है, उसको किस तरीके से वो एक ग्रेविटी के खिलाफ पानी ऊपर जाता है, ट्रांसलोकेशन होता है, तो यानी कि वो भी कैपिलैरिटी एक्शन होता है। ठीक है, तो वो कैपिलैरिटी का शब्द बायोलॉजी से लेके इन्होंने सोसाइटी में लगा दिया, राइट? सोसाइटी में लगा दिया और उसको सोशल एंगल से हमने जोड़ दिया, तो वो हो गया सोशल कैपिलैरिटी। पर अब सवाल ये आता है कि सोशल कैपिलैरिटी या कैपिलैरिटी का वर्ड सोसाइटी में जब लगा तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। आप एक चीज जानते हो कि हमारे सोसाइटी में बहुत लेवल में वो डिवाइडेड है। देखिए, लेट अस अज्यूम एक ट्रायंगल बना रहा हूं दिखाने के लिए। समझ लीजिए ये लोग हैं लो क्लास। प्लीज यहां पे किसी को क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा रहा है। जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं यहां पे वो थिंकर का व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। ठीक है, सो प्लीज बियर विद दैट। समझ लीजिए ये लोअर सेगमेंट या लोअर क्लास, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू लेट अस से मॉनेटरी वैल्यू में बोल रहा हूं, ये बहुत अमीर, एलीट, सबसे तगड़े, रिच, हाई क्लास। ये समझ लीजिए है मिडिल क्लास। ठीक है, सिंपल एग्जांपल दे रहे बिफोर कैपिलैरिटी को समझने के लिए। आप जानते हैं कि मिडिल क्लास के अंदर भी एक होता है लोअर मिडिल क्लास, फिर होते हैं मिडिल मिडिल क्लास, फिर आते हैं अपर मिडिल क्लास, राइट? आते हैं ये। मुझे सबके सब एक चीज बताओ, आप सब व्यक्ति जो भी किसी भी लेवल या किसी भी पोजीशन में हो, आप नहीं चाहोगे कि आप इस हायरार्की में ऊपर जाओ या इस पिरामिड में ऊपर जाओ। यहां पे वर्ड जब मैं
क्लास के बारे में बात कर रहा हूं तो आप चाहोगे ना कि आज समझ लीजिए कुछ इनकम है, लेट अस से आप किसी कॉर्पोरेट में काम करता है कोई व्यक्ति, उसकी 10,000 रुपए सैलरी है मंथ की, वो चाहेगा कि कल 50,000 रुपए हो, कल 50,000 रुपए होगी, बोलेगा 80,000 हो, 80 बोलेगा लाख हो, लाख बोलेगा 1.5 लाख हो, 1.5 लाख बोलेगा 2 लाख हो, होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा है अपने आप को ऊपर हो उठता हुआ देखते हुए। क्लियर? सो वो जो इच्छा है वो है अर्ज। अर्ज इंग्लिश में वर्ड आता है अर्ज। इस अर्ज को आर्सीन ड्यूमांट बोलता है ये है सोशल कैपिलैरिटी, जबकि वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी बोलता है, बट मेजर हमारा आंसर होता है कि हम लोग चाहते हैं ऊपर जाएं। तो याद रखिए, अब सिंपल वर्ड्स में सोशल कैपिलैरिटी क्या है अब समझिए, क्योंकि यहां पे वर्ड सोशल कैपिलैरिटी आया है तो मैं उसको समझा देता हूं। ऑब्वियसली वो आपकी फर्टिलिटी बिहेवियर को इंपैक्ट करता है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कहीं नीचे जाओगे फर्टिलिटी इंपैक्ट होगी। ठीक है, तो पहले वापस आते हैं यहां पे कि पहली चीज तो इसने पोस्टुलेट बोल दिया। क्लियर? अब इसका एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, जिसमें हम बेसिकली अंडरस्टैंड भी करते हैं कि सोशल कैपिलैरिटी है क्या। ठीक है, आर्सीन ड्यूमोंट बोलता है भाई कि देयर इज अ कांस्टेंट अर्ज इन एवरी इंडिविजुअल टू राइज इन दी सोशल हायरार्की। इस पिरामिड में ऊपर जाने की हर व्यक्ति की इच्छा है, अर्ज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, देयर इज अ कांस्टेंट अर्ज, there is a constant urge। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्ज, याद रखिए। इच्छा होना बहुत ज्यादा, अर्ज अंदर से होता है ना कि कीड़ा की नहीं राइस करना है ऊपर, वो देयर इज अ कांस्टेंट अर्ज इन एवरी इंडिविजुअल। याद रखिएगा, हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा है to rise higher in the social hierarchy। हायरार्की का मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट लोगों का जहां पे कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग उनसे नीचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। आप कभी आप देखते हैं ना हायरार्की हायरार्की पोजीशन के बारे में बात होती है। अगर एक व्यक्ति है जो लेटस से सीईओ है, वो ऊपर हो गया, उसके नीचे कुछ और होंगे, उसके नीचे कुछ और होंगे, कुछ और होंगे, फिर ऐसे हायरार्की। हायरार्की इज एन अरेंजमेंट ऑफ द पीपल इन ऑर्डर सच दैट सम पीपल ऑक्यूपाई लेट अस से अ डोमिनेंट और अ मोर पावरफुल पोजीशन that can be with respect to power, money, or whatever be the dimension. Or let us say even in caste structure, you would be realizing when we study Varna system, you see na Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. So that is also a hierarchy arrangement on the basis of your position. Who is higher in the hierarchy? That is basically higher in a position is a form of hierarchy. So यहाँ पे with respect to monetary value class के हम study कर रहे हैं, तो ये ऊपर है, फिर नीचे 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 या नीचे। ठीक है, सो देर इज अ कॉन्स्टेंट अर्ज इन एवरी इंडिविजुअल टू राइज हायर इन द सोशल हायरार्की। और ये जो अर्ज है, याद रखिए, ये जो अर्ज है, दिस अर्ज जो है, यानी कि ये जो अर्ज इच्छा जो हमारे अंदर है ताकि हम राइज कर सकें, इसको बोला गया है सोशल कैपिलैरिटी। क्लियर? देखो, पानी चाहिए पौधे को, उसके अंदर इच्छा है ना, अगर पानी नहीं आएगा रूट से ऊपर, मर जाएगा वो। मतलब एक समझो ना, अच्छा है, उसकी भी तो इच्छा है ना कि पानी फर्स्ट क्लास जाए उसके पत्तों में भी, तो वो इच्छा है पानी ऊपर लेकर आना कैपिलैरिटी एक्शन से। इंसान की क्या इच्छा है, वो हायरार्की में ऊपर राइज हो। तो वो अर्ज जो है, याद रखिए, अर्ज वर्ड नहीं लिखोगे नंबर में नहीं मिलेंगे। urge is called social capillarity. Again, there's a constant urge in every individual to rise higher in the social hierarchy. तो वो urge जो है वो है social capillarity. प्लीज सबके सब इसको लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए।
अब नेक्स्ट चीज जो है, आपने देखा होगा कि पहला जो जो पोस्टुलेट जब हम पढ़ रहे थे इसका मेन, वो था फर्टिलिटी बिहेवियर को लिंक करा गया है सोशल कैपिलैरिटी से। ठीक है ना? इसका जो पोस्टुलेट या मेन आइडिया थ्योरी का ये है ना कि सिविलाइज सोसाइटी में प्रिंसिपल ऑफ सोशल कैपिलैरिटी लगता है और वो फर्टिलिटी बिहेवियर को इंपैक्ट करता है। यानी कि सोशल कैपिलैरिटी को फर्टिलिटी बिहेवियर, फर्टिलिटी मतलब कितने बच्चे हो रहे हैं, किस रेट में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो चीज हो गई। तो बर्थ रेट सिंपल वर्ड्स में बोला जा सकता है, तो वो रिलेटेड है। तो अब जो नेक्स्ट चीज सोशल कैपिलैरिटी को एक्सप्लेन करने के बाद आता है कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है, ये ड्यूमॉन्ट बताता है। अब सब समझते हैं उसको। देयर इज अ डायरेक्ट कॉज, there is direct cause of decline in the birth rate या fertility rate for that matter, या birth rate लिख लेते हैं, birth rate। अब देखो, there is a direct cause or reason, direct cause for for the decline in the fertility and the birth rate or fertility rate, which is the upward mobility of the people, upward mobility of a people or individual देखिए अगेन, there is a direct cause for the decline in the birth rate या fertility rate, which is the upward mobility of an individual or people from lower to the upper segment or strata with respect to the class structure। अपर क्लास और क्लासेस, और इन सिंपल वर्ड्स लोअर क्लास से अपर क्लास जा रहे हैं, किसमें? स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में हायरार्की भी बोल सकते हो, क्योंकि हायरार्की वर्ड इस्तेमाल करा तो बेटर भी है। पीपल फ्रॉम द लोअर टू द अपर क्लासेस इन द, लेट अस से, इन द सोशल हायरार्की। लीजिए, मेक इट मोर सिंपल। क्या मतलब है इसका? देखो, ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है कि भाई देखो, ये है हायरार्की वाला पिरामिड जो अभी हमने ड्रॉ करा था। अपर क्लास या हायर क्लास, अपर क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। इसने ये बोला है जैसे जैसे व्यक्ति लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ जाएगा, फर्टिलिटी रेट कम होता जाएगा। ठीक है, चलो काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए, यानी कि रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट का? देखिए, लेट अस पुट इट एज रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैं हेडिंग्स डाल रहा हूं ना, ये एग्जामिनेशन में ऐसे लिखोगे, नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। समझ लीजिए, ये पिरामिड है, ये क्या था? ये क्या था? ये थे आपके अपर क्लास या हाई क्लास। ये क्या है? पूरा मिडिल क्लास। ये क्या था? लोअर क्लास। अब समझ लीजिए, कोई व्यक्ति लेट अस से, उसके पेरेंट्स बहुत पुअर बैकग्राउंड में थे, बट उसने मेहनत करी, वो समझ लीजिए आईआईटी में चला गया और उसकी वजह से उसकी बड़ा अच्छा पैकेज लग गया। तो यानी कि वो लोअर क्लास से राइज होकर लेट अस से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की तरफ चला गया, हायरार्की में ऊपर गया। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इनकम वाइज अगर मैं बोलूं, कोई एज यू राइज हायर इन दी क्लास, यानी कि ये अपवर्ड मोबिलिटी क्या होता है? ऊपर जाना हायरार्की में। तो यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी जब होती है, अपवर्ड मोबिलिटी इन द क्लास, इन द सोशल हायरार्की जो यहां पे हुई है क्लास स्ट्रक्चर में, देयर इज फॉल इन द फर्टिलिटी।
फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी रीच टू फॉल इन द फर्टिलिटी रेट, ये है उसका मेजर व्यू पॉइंट जो बताया गया है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आता है, इसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना भी चाहता था उस समय। ड्यूमोंट इसके साथ साथ 3 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन देता है। अब वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है, उससे आपको वो पता लगेगा कि वर्ड सिविलाइज्ड मैंने इस्तेमाल करा था ना, वो क्यों करा था। आप देखिए, फर्स्ट चीज याद रखिए क्या था, पॉस्टुलेट। सेकेंड इज आपका थ्योरी का जो मेन एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय ड्यूमोंट। ये नेक्स्ट हेडिंग विद इन दिस थ्योरी है। देखिए क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इस थ्योरी में लिखना है ये सब कुछ, ठीक है? पहली चीज, उसने सोसाइटी को बोला 3 स्टेजेस के फॉर्म में दिखा दिया है, या 3 प्रिंसिपल्स भी हैं और स्टेज फॉर्म में भी है। पहला है आपका प्रिवेंटिव स्टेज। प्रिवेंटिव स्टेज एक। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, पहला है प्रिवेंटिव स्टेज, सेकंड इज इंटरमीडिएट स्टेज, और नेक्स्ट आता है एडवांस्ड या सिविलाइज्ड वाला स्टेज, जहां सोसाइटीज बड़ी एडवांस्ड हो जाती हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सिविलाइज्ड वाला वर्ड जो है, यहां पे हम आर्सिन ड्यूमोंट लगाएंगे, यहां लगाएंगे, तो अभी वो बता देता हूं कैसे। ये है एडवांस स्टेज, एडवांस लिख सकते हैं, मॉडर्न, या कई जगह सिविलाइज्ड भी लिखा जाता है, सिविलाइज्ड स्टेज ऑफ द सोसाइटी, राइट? अब समझ जाइए इसको कैसे होता है ये। सोसाइटी प्रिवेंटिव स्टेज जो है आपकी, ये बोलती है एक तरीके से इनिशियल स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है ना, कई बार बोलते हैं प्रिमिटिव स्टेज भी बोली गई है किसी बुक्स में, प्रिवेंटिव स्टेज भी बोला गया इसके हिसाब से। ये बोलता है इस स्टेज में, इनिशियल जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही होती है, इस स्टेज में मैल्थुसियन प्रिंसिपल लगता है। लिख लेते हैं, इन दिस स्टेज, पॉपुलेशन के ऊपर मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वर्क करती है। ये हम लोग इस थ्योरी को करेंगे बाद में बायोलॉजिकल थ्योरीज में, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब मैल्थुसियन थ्योरी, सिर्फ ये चीज समझ लीजिए, इसका कोर हम डिटेल में तो बाद में करेंगे, बट इसका कोर आइडिया ये है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेट में ग्रो करेगी और फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिक रेट में ग्रो करेगा। इस वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रही होगी, बट फूड प्रोडक्शन उस रेट में नहीं ग्रो करेगा, तो एक कैटास्ट्रोफी या एक क्राइसिस आ जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए, ये इसका कोर आइडिया है मैल्थुसियन प्रिंसिपल का, या मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का। ये बोलते हैं जो इनिशियल स्टेजेस होती है पॉपुलेशन की, उसमें प्रिवेंटिव स्टेज जो है, प्रिवेंटिव स्टेज या प्रिमिटिव स्टेज में ये वाला प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, यहां पे इंटरमीडिएट स्टेज, एक वर्ड है, इसको लिखिए क्विलार्ड्स प्रिंसिपल। क्विलार्ड्स प्रिंसिपल ये बोलता है जब सोसाइटी उस प्रिवेंटिव स्टेज से आगे चलती है, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज मतलब नीदर वो
प्रिमिटिव या प्रिवेंटिव स्टेज में है, ना वो अभी सिविलाइज्ड या मॉडर्न हुई है, उसके बीच में कहीं है। तो उस स्टेज में क्विलार्ड का प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन चलेगा, और वो क्या है? वो ये बोलता है जैसे जैसे आपका फूड का सप्लाई इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। सो उन्होंने क्या बोला? फूड सप्लाई का इंक्रीज लीड्स टू पॉपुलेशन इंक्रीज। यानी कि खाने का सप्लाई ज्यादा होगा तो लोग और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ये कहना चाहते हैं क्विलार्ड। उन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट स्टेज में ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा। अब उसने बोला भाई देखो, मेरी थ्योरी जो है वो ना प्रिवेंटिव स्टेज में चलेगी ना इंटरमीडिएट स्टेज में चलेगी। अकॉर्डिंग टू आर्सेन ड्यूमोंट, वो बोलता है मेरी थ्योरी वहां चलेगी जहां पे सोसाइटीज बड़ी एडवांस हो जाती है, मॉडर्न हो जाती हैं, सिविलाइज हो जाती हैं। उन्होंने बोला कि इन दी एडवांस्ड और दी सिविलाइज सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ आर्सेन ड्यूमोंट वर्क्स। तभी ये बोलता है इन द सिविलाइज। तभी याद है आपको फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या लिखाया था? फर्स्ट स्टेज में ये देखो, इन द सिविलाइज्ड कम्युनिटी, या सोसाइटी भी हो सकता है, वो बात अलग है। सिविलाइज्ड कम्युनिटी में यहां पे लिखा गया हियर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कैपिलैरिटी वर्क्स। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने अभी ना आप लोगों को ये तो बता दिया कि ये राइज हो रहा, फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। इसका रीजन नहीं बताया। उसका रीजन ये है कि अभी मुझे पहले ये स्टेज बतानी थी, उसके बाद मैं दोबारा आपको बताऊंगा। सो डोंट गेट अफ्रेड कि इसका क्या रीजन हो सकता है। इंटरप्रिटेशंस भी काफी सारे हैं, बट वील अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब बोला गया कि एडवांस्ड एंड सिविलाइज सोसाइटी में प्रिंसिपल ऑफ सोशल कैपिलैरिटी वर्क करेगा, बाकी स्टेज में नहीं करेगा। ये व्यू है आर्सेन ड्यूमोंट का। अब देखिए क्या एक्सप्लेनेशन आता है कि यहां पे सिविलाइज स्टेट में क्यों आर्सेन ड्यूमोंट का प्रिंसिपल चलेगा। अब ये देख लेते हैं। आप एक चीज याद रखिए, आप कभी भी जब स्टडी करते हैं क्लास वगैरह को, उसने क्यों एडवांस सिविलाइज सोसाइटी बोला? इसी रीजन की वजह से। आप देखिए, जब इंसान प्रिमिटिव स्टेज में होता है, इंटरमीडिएट स्टेज में होता है ना, तो उस टाइम आप समझ लीजिए प्रिमिटिव स्टेज में लोग हंटर एंड गैदरर टाइप हैं, या खाने की किल्लत है, बहुत सारी तकलीफें और तरीके की हैं। वहां पे उनका फोकस क्लास स्ट्रक्चर पे इतना नहीं होगा, खाना रोटी मिल जाए उन तबकों को या प्रिमिटिव सोसाइटीज को, वो इंपॉर्टेंट था। जब सोसाइटीज बड़ी एडवांस हो जाती है ना, वहां पे एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म वगैरह आ जाता है, तब हम क्लास में बहुत बिलीव करते हैं कि कौन सा अमीर है, कौन सा गरीब है, हम हमारा क्या स्टेटस है। ये सब चीजें ना एडवांस सोसाइटीज में मैटर करती है कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के साथ। तो इसी वजह से उन्होंने सिविलाइज्ड या मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल करा, क्योंकि उनके लिए कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज ही मॉडर्न सोसाइटीज थी। फॉर देम लेट अस से सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे, है ना वो बिलीव कर रहे थे। दे वर बिलीविंग इन द कॉन्सेप्ट की कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट जहां क्लास स्ट्रक्चर इवॉल्व हो जाता है, उस तरीके की सोसाइटी ही एडवांस सोसाइटी है। अब देखो इसका रीजन समझ लेते हैं। आप कभी देखोगे ना, यहां पे एक टपका है, लेट अस से एक एग्जांपल लेता हूं इसको समझने के लिए, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाएगी, आप फिर वो लिख भी पाएंगे इसको। समझ लीजिए ये है लोअर क्लास, ये है मिडिल क्लास, ये है अपर क्लास, ठीक है। क्यों डिक्लाइन हुआ फर्टिलिटी का, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अब। यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए समझ लीजिए लोअर क्लास में था। इनकी तनख्वाह मंथ की 10,000 रुपए थी, ठीक है। ये साथ साथ पढ़ाई करते थे। इन्होंने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको समझिए, ठीक है। 10,000 रुपए थे, मेहनत करी इन्होंने, अपना दिमाग लगाया, कुछ वेंचर्स वगैरह करे, और ये धीरे धीरे राइज होके लेटस से लोअर मिडिल क्लास की तरफ चले गए। लेटस से
अब मिस्टर ए अर्न करते हैं लेटस से, एक एग्जांपल 15,000 या 15,000 से 20,000 रुपए लेटस अज्यूम पर मंथ। एक एग्जांपल ये अपने साइड से दे रहा हूं, ये ड्यूमॉन्ट ने नहीं बोला, ये मिस्टर ए का एग्जांपल ड्यूमॉन्ट ने नहीं दिया, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि हम उसके कंक्लूजन में आ सकेंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, मिस्टर ए अपनी शादी भी कर लेते हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए ने शादी करी, समझ लीजिए जब वो यहां पे इस तनख्वाह में थे, मिस्टर ए ने शादी कर ली, ही गेट्स मैरिड, और मैरिज के कुछ टाइम बाद, 1 साल के बाद इनका बेबी हो गया, ही वाज ब्लेस्ड विद अ लेट अस से बेबी गर्ल, बेबी हो गया इनको। अब उन्होंने एक चीज देखी कि उनके वाइफ के साथ वो डिसाइड कर रहे थे कि और बच्चे करें, कब करें, कैसे करें या ना करें। फिर उन्होंने एक चीज सोची कि देखो भाई, हम अभी मेहनत करके राइज कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, अगर मैं और बच्चे पैदा करता रहूंगा और मेरी तनख्वाह बढ़ तो रही होगी, ठीक है, बट और ज्यादा बच्चे पैदा करने से जितना मेरी तनख्वाह आ रही है वो तो बच्चों की केयरटेक, उनकी फैसिलिटीज, उनकी चीजों में ही लग जाएगी, तो वो एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ज्यादा तनख्वाह इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं होगा। कैसे, समझ लीजिए वो कुछ टाइम बाद इनकी तनख्वाह इंक्रीज हुई और लेट अस से इट बिकम्स 25,000, ठीक है, 25,000 से 30,000 पर मंथ, बट इनके 3 बच्चे अगर और हो गए, 3 मोर किड्स, तो कोई फायदा हुआ इनकम राइज होने का? कोई फायदा हुआ इनकम राइज होने का? बच्चों के खर्चे इतने बढ़ गए या उनको हर चीज फैसिलिटी देने में इतना बढ़ गया कि इनफैक्ट 15,000 से भी कम चीजों का उनकी वैल्यू रह जाएगी जो उनकी तनख्वाह है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ खर्च हो जाएगा। तो उनके दिमाग में आया कि भाई देखो, अगर मैं राइज कर रहा हूं हायरार्की में, तो बेटर ये होगा कि मैं अपनी जो बच्चे जितने पैदा कर रहा हूं उसको कंट्रोल में रखूं, ताकि मेरी इनकम जो राइज है उसका कोई बेनिफिट तो मिले। अगर इनकम राइज हो रही है और बच्चे भी उसी रेट में बढ़ाई जा रहे हो, पैदा करी जा रहे हो, तो फिर तो इनकम जनरेशन ज्यादा होने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये दिमाग में आया उनके। अब हुआ क्या, तो इस वजह से लेटस से कि मिस्टर ए का भी समझ लीजिए बच्चा हुआ, जब वो राइज भी करा ना, तो भी उन्होंने समझ लीजिए एक बेबी और करा, और नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्टैंडर्ड या स्टेटस को मेंटेन करना था। अगर आप बच्चे पैदा करते रहोगे, जैसे आप हायरार्की में जाओगे, तो आपके स्टेटस कहां इंक्रीज कर पाए, क्योंकि आपका सारा खर्चा तो बच्चों की फैसिलिटीज या इन चीजों में ही लग गया, क्योंकि आपने बच्चे एक्स्ट्रा बहुत पैदा कर लिए अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड। सो हुआ ये कि इस वजह से आर्सीन ड्यूमॉन्ट ये बोलते हैं कि जब इंसान सोशल कैपिलैरिटी में राइज कर रहा होता है तो वो अपनी फर्टिलिटी को डिक्लाइन करता है, ताकि अपना जिस क्लास में वो राइज कर रहा है उसको मेंटेन कर सके। ये है कोर आइडिया आर्सीन ड्यूमॉन्ट का कहने का कि जब आप राइज करते हो तो सोशल कैपिलैरिटी में तब आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन क्यों होती है। समझ में आया? ये चीज मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये तो ब्रीफ पोस्टुलेट था, रिप्रेजेंटेशन, फिर ये फ्लो बता दिया, फिर बताया इसका एक्सप्लेनेशन की क्यों होता है। तो घूम फिर के ये है आर्सीन ड्यूमॉन्ट की थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी। क्लियर? होपफुली आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब एक चीज और आ जाती है कि जब हम स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा लास्ट में क्रिटिसिज्म भी करते हैं। याद रखिए, हर थ्योरी जो है वो कोई परफेक्ट नहीं है। Every theory has its own fault and issues. So what we need to do is we have to put criticism. Criticism. All of you, please देख लीजिए, लिख लीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है इसमें, प्लीज राइट इट। अब देखिए यहां पे क्या करा गया, सबसे पहले दिस थ्योरी इज नॉट होलिस्टिक। क्यों? पहले ही बोल रहा है सिर्फ सिविलाइज सोसाइटी में, पहले ही बोल रहा है कि सिविलाइज सोसाइटी में ही चलेगा, बाकियों में चलेगा नहीं। ऑटोमेटिकली पहली उसकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज, आपने देखा होगा जो बहुत रिच पीपल है उनके हो सकता है बहुत ज्यादा बच्चे भी हो। इलॉन मस्क का आपने नाम सुना है, बहुत सारे बच्चे हैं उनके। तो क्या उनकी राइज इन हायरार्की विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ने उनके बच्चे कम कर दिए? नहीं ना। क्यों? वील कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेटर ऑन, तब आपको समझ आएगा उसका मतलब क्या होता है। बट यहां पे क्रिटिसाइज करा जा सकता है उसको
not necessary कि with rise in hierarchy in every case there is fall of fertility. No. So the criticism है अपने आप में. Fall in fertility with rise in social hierarchy is not universal. Hierarchy is not universal, not a universal concept. Is not a universal concept. Please लिख लीजिए. Clear? So, ये इसके मेजर आइडियाज हैं जो बताए गए हैं. अगेन इसके अंदर जो ये आइडिया दिया गया आप खुद देखिए. तीसरी चीज, मैल्थूसियन थ्योरी को उन्होंने बोल दिया कि ये यहीं पर लागू हो रही है. ठीक है, बाकी जगह लागू नहीं हो रही. मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जब मैल्थूसियन थ्योरी में हम प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोविड को भी हम एक चेक की तरह ले सकते हैं पॉपुलेशन बैलेंसिंग में. ठीक है, तो वो जब हम थ्योरी करेंगे तब आप समझेंगे. और वो एडवांस सोसाइटीज में भी लागू हुई थी. तो मैल्थूसियन थ्योरी नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ प्रिवेंटिव स्टेज में लागू होती है, उसके डायमेंशंस एडवांस सोसाइटी में भी लागू होते हैं. तो वो बेसिकली मैल्थूसियन थ्योरी को ओवर क्रिटिसाइज करना चाहते थे अपनी थ्योरी को बताने के लिए. तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है. यू कैन पुट द थर्ड एज criticism of Malthusian over here, and just restricting it to the preventive stage is not a correct sense, because we see that various dimensions of Malthusian theory are also applicable in the advanced societies, which we will see later on. So ये criticism third point में आप डाल सकते हैं. क्लियर? सो ये थी आपकी आज थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी बाय आर्सेन ड्यूमोंट. होपफुली आपको समझ आया होगा. होपफुली यू एंजॉयड. As I always say in my classes also, try your level best, do not give up, keep on working hard, and the best thing that we need to end is stay motivated. And at last, as I always say, Jai Hind and keep working hard. God bless.